हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? तो यार फटाफट सारे बच्चे आ जाओ, तो हम लोग अपने 11th सीरीज के प्रारंभ बैच को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग प्रारंभ बैच में क्या करने वाले हैं? तो आज प्रारंभ बैच में इस चैप्टर का अंत करने वाले हैं। पढ़ा था ना भाई हमने रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत काम का चैप्टर था। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है, राइट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीखा है, एन फैक्टर निकालना सीखा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करना सीखा। तो सारे बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि भैया रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है और एन फैक्टर की मदद से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट में मुझे हाय हेलो बता दो, तो हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने क्या समझा था कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। What is a redox reaction? What is the redox reaction? Redox reaction क्या होती है? कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो जाए और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो जाए। दोनों के दोनों अगर साथ में हो रहे, दोनों के दोनों अगर साथ में हो रहे तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। गुड आफ्टरनून सोनल, क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून। अब बच्चों इस वीक से हमारी थोड़ी टाइमिंग या शेड्यूल चेंज हुआ है, उसका नोटिस हमारे पास आ जाएगा। जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोल रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये थोड़ा सा उल्टा काम कर चलता है। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो साथ वाले का रिडक्शन कराने में हेल्प करेगा। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, दैट इज जहां भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो रिडक्शन हुआ, जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन हुआ। गुड आफ्टरनून मेघा, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है बच्चे? तो अभी तक मैं ये बता रहा हूं कि हम रेडॉक्स रिएक्शन में आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था चैप्टर का कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में बात हुई है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम था कि इक्विवेलेंस या एन फैक्टर का कहां पे क्या मतलब है, कैसे निकाला जाएगा, वो हमने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में किया है। तो आज हम थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप समझेंगे और फिर तुम्हें एन फैक्टर वाले क्वेश्चन करवाएंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन देखो हमेशा से 3 टाइप होते हैं जनरल, हमेशा से। चाहे वो ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक की रिएक्शन हो, हम हर रिएक्शन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, जुड़ के बड़ा पार्टिकल बना दे, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक में इसी रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करें चीजें। हाँ बेटा 11th और 12th दोनों का करेंगे। पराक्रम बैच में हम 12th के पोर्शन कर रहे हैं और प्रारंभ बैच में 11 के। प्लेलिस्ट दोनों बैच की बनी है, आप दोनों में से जो भी टॉपिक चाहो उस टॉपिक के चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हो। पराक्रम नाम का बैच है 12th और ड्रॉपर के टॉपिक्स के लिए। प्रारंभ बैच में हम ड्रॉपर और 11 के टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा इसी का रिवर्स, कि एक बड़ा पार्टिकल ब्रेक कर जाए कई सारे मल्टीपल छोटे छोटे पार्टिकल में, जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज कर गया, ब्रेक कर गया। ऑर्गेनिक में इसी रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसके एक सेक्शन को, एक पार्टिकल के सेक्शन को एक दूसरा पार्टिकल रिप्लेस कर दे। एक दूसरा पार्टिकल रिप्लेस कर दे, जैसे यहां पे ये वाला सेक्शन रिप्लेस हो गया या इसे कह लो डिस्प्लेस हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑर्गेनिक में इन्हीं रिएक्शन को बोलते हैं, ऑर्गेनिक में इन्हीं रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन जनरल, जब भी हम जनरल वे में सोचते हैं बच्चों, मेगा ये प्राइवेट कॉलेज के आए थे या गवर्नमेंट कॉलेज के आए थे? प्राइवेट के आए थे या गवर्नमेंट कॉलेज के आए थे?
ड्रीम देखो बड़ा ही देखना चाहिए, जितना बड़ा ड्रीम उतना बेटर रिजल्ट, उतनी ज्यादा मेहनत उतना अच्छा फ्यूचर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत रहेगी अच्छी तो अगले साल कार्डियक डेफिनेटली मिलेगा, कार्डियक डेफिनेटली मिलेगा। सोनल, इन दोनों बैचेस का क्लास टेलीग्राम के चैनल पे डेली आता है, टेलीग्राम चैनल पे डेली इन दोनों बैचेस का शेड्यूल आता है। या टेलीग्राम चैनल पे हर मॉर्निंग में उस दिन की सारी क्लासेस का शेड्यूल आ जाता है कि किस दिन बॉटनी की क्लास है, किस दिन जॉलजी की क्लास है, कितने बजे, ठीक है, किस दिन हमारी फिजिक्स की क्लास है और किस दिन केमिस्ट्री की क्लास है। तो टेलीग्राम चैनल पे पूरा शेड्यूल तुम्हें मिल जाएगा और यूट्यूब के भी कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हें पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। फिर बढ़िया है, देखो गोल फिक्स है कि तुम्हें ये करना है तो डेफिनेटली करना है, फिर उसके आगे इफ बट यस नो कुछ नहीं, करना है तो करना है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इधर तो समझना इस बात को, इन्हीं में से किसी भी रिएक्शन में अगर रेडॉक्स हो जाए तो फिर इनको रेडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन अगर कोई पूछे कितने टाइप की होती है तो वो भी मेन 3 ही टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन भी जनरलाइज 3 ही टाइप की है। तो अगर किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रेडॉक्स हो गया तो उसे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कह देंगे, अगर किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रेडॉक्स नहीं हुआ तो उसे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन जनरल हमेशा यही 3 होते हैं, इनऑर्गेनिक के भी ऑर्गेनिक के भी। एक एक करके समझ लेते। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया, जैसे जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, तो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का रिडक्शन, तो ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और दिखाता हूं, अमोनिया प्लस HCl, इन्होंने बनाया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। यहां पे अगर देखोगे तो किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी ये कैसा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये भी है, लेकिन ये हमारा नॉन रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है बात, समझ में आई बात, कि हम जो भी जनरल रेडॉक्स रिएक्शन है उन्हीं को रेडॉक्स, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट या डीकंपोजिशन में डिफाइन कर सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हें पैरेलल में एक एग्जांपल दिखा दूंगा कि रेडॉक्स में भी हो सकता है सेम चीज, नॉन रेडॉक्स में भी हो सकती है। कॉम्बिनेशन दोनों को बोलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा छोटी चीजें कंबाइन करके एक बड़ा प्रोडक्ट बना ले, तो ऐसी दोनों रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। डीकंपोजिशन मतलब ब्रेक करना। देखो KClO3 डिकंपोज किया KCl और O2 में, CaCO3 डिकंपोज किया, थर्मल डिकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकंपोजिशन, अलग अलग टाइप के डिकंपोजिशन हो सकते हैं। यहां पे अगर देखोगे तो Cl का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारी एक रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये हमारी एक रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट। यहां पे देखोगे किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तो ये हमारी नॉन रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम हमेशा किसी भी रिएक्शन को रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स 2 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, या फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन, मैं पिछला वाला ही बोल गया था, डीकंपोजिशन। चलो इससे पता चलता है कि सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ये टेस्ट था तुम्हारा, तुम पास हो गए, सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। तो यहां पे डीकंपोजिशन का मतलब एक बड़ा पार्टिकल छोटे में टूट रहा है, यहां भी डीकंपोजिशन है और यहां भी डीकंपोजिशन है। अंतर इतना है कि एक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो हमेशा हमारे पास पैरेलल में 2 काम चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जैसा तुमने पढ़ा है, सिंपल और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो जरा देखते हैं, जिंक अगर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, एक डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। दूसरा डिस्प्लेसमेंट NaOH अमोनियम कार्बोनेट में से
अमोनिया को डिस्प्लेस कर दे। ये सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से सोडा, वॉशिंग सोडा बनाने के मेथड में आती है रिएक्शन। देखो दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक छोटा सा पार्टिकल एक दूसरे पोर्शन को, पूरे पार्ट को नहीं लेकिन एक पोर्शन को डिस्प्लेस करे। तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुए, तो ये कहलाएगा रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट। रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला सबकी ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रही है, तो ये कहलाएगा नॉन रेडॉक्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सबको क्लियर है? तीनों टाइप ऑफ रिएक्शन, बहुत बेसिक सी बात है, सिर्फ ये है सिलेबस में तो हम पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ बेसिक सी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, कहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। क्या सबको ये बात क्लियर हो गई? क्या सबको ये सारी रिएक्शन क्लियर हो गई? ठीक है। अब जो अगली आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स का एक स्पेशल टाइप है जो हमने पिछली क्लास में समझ भी लिया था, जहां पे रेडॉक्स तो होगा ही, ये हमेशा रेडॉक्स में ही पढ़ा जाता है। जहां पे रेडॉक्स तो होगा ही लेकिन सेम एलिमेंट का रिडक्शन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, सेम एलिमेंट का ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट ये वाली होती है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट के ही पार्ट हैं डबल और सिंपल। Na ने H को हटाया और H Na की जगह आ गया। जब अदला बदली करते हैं, दोनों अदला बदली करते हैं, तो उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। Na ने H को डिस्प्लेस किया और रिटर्न में H ने भी Na को डिस्प्लेस किया, तो ऐसी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये ज्यादातर नॉन रेडॉक्स होती है, ये ज्यादातर नॉन रेडॉक्स होती है। यहां पे जिंक हाइड्रोजन की जगह गया, लेकिन हाइड्रोजन जिंक में से किसी को नहीं हटा रहा है, जिंक तो एलिमेंट था। तो जब एलिमेंट डिस्प्लेस करता तो इसको बोलते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डिस्प्लेसमेंट ज्यादातर रेडॉक्स होती है। ठीक है, सिंपल वाली डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट करता है, डबल वाला डिस्प्लेसमेंट कंपाउंड करता है। सिंपल वाला ज्यादातर लगभग हर जगह रेडॉक्स नेचर का होता है, डबल वाला लगभग हर जगह नॉन रेडॉक्स नेचर का होता है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन क्लियर सबको कि भाई कौन सी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं? जहां पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो जाए। इसका एन फैक्टर कैसे निकाला था? याद है एन फैक्टर? इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के हमने कल की क्लास में निकाला था। पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के कल की क्लास में निकाला था इसका एन फैक्टर। जिन्होंने नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है? थैंक यू नीट। हेलो 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 नीट जेई क्लास 10th, नीट जेई दोनों क्लास 10th, ऐसा कैसे? कौन से पीडब्ल्यू सेंटर पे देखा था बच्चे तुमने? हमें कहां पे देखा था? एक्चुअली हम बहुत सारे सेंटर्स पे थे, तो कहां पे देखा था? क्या बच्चे ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है? यस और नो, यस और नो। पुणे? अच्छा पाठशाला में, ओके पाठशाला में देखा था। 11th 12th, ये क्या हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है?
तो ये क्वेश्चन में आया भी है, पूछा भी गया है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर से 3 बार बोल लेता हूं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। एक ही कंपाउंड के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, लेकिन वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट का नहीं है। वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का नहीं है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में कंपाउंड नहीं देखना है। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होगा, तब बोलेंगे। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ, तब बोलेंगे। तो ये हमारे सामने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन, कुछ बच्चे इसकी स्पेलिंग में डाउट करते हैं, तो नाम को डिवाइड कर लो, याद रहेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। नीट जेई क्लास 10th। अच्छा लगता है जब पुराने बच्चे मिलते हैं। क्या ये हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है? क्या ये हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं है? कि H2O2 H2O और ऑक्सीजन में टूट गया, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये है, बिल्कुल है, हाँ सही बात है, ये बिल्कुल। अब ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए आगे समझाते हैं। इनऑर्गेनिक में मिलते हैं। और ये बात हमने समझी भी थी लेक्चर नंबर 2 में। एक बार फिर से सुनो इस बात को, तब बोला था ये बात आगे समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वो सिर्फ रिडक्शन कर पाएगा, मिनिमम में है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन कर पाएगा। दोनों करने के लिए उसको ना मिनिमम में हो ना मैक्सिमम में हो। तो कई बार पूछते हैं, हाँ बहुत बवाल है, अब इसका बवाल दिखाता हूं जो बवाल है H2O2 का। तो डिस्प्रपोर्शनेशन होने के लिए एलिमेंट को ना ही अपनी मैक्सिमम स्टेट में होना चाहिए ना ही अपनी मिनिमम स्टेट में होना चाहिए। अगर मैं पूछूं इन तीनों में से किसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है, इन तीनों में से कौन डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है, अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम में है तो पॉसिबल नहीं है बच्चे उसके लिए और ज्यादा आगे जाना। मैक्सिमम का मतलब ही है कि वो उससे और ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने चार्ज को घटा सकता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मिनिमम मतलब घट चुका है, गिर चुका है, नीचे है बिल्कुल पाताल लोक में, तो पाताल लोक से और नीचे तो नहीं जा पाएगा, अब तो ऊपर ही आ सकता है धरती लोक या स्वर्ग लोक की तरफ। तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है कि ये अपना ऑक्सीडेशन करे। और डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों होना है, उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी एलिमेंट का रिडक्शन। जैसे सल्फर यहां पे -2 है, अब -2 वाला सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन तो नहीं कर पाएगा। नहीं समझ में आया? देखो मैक्सिमम का मतलब इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, ध्यान देना मेगा, मैक्सिमम का मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन, है ना? समझना ध्यान सब। तो अगर +6 है तो ये इससे आगे +7 +8 +9 कहीं नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं जा सकता है। हाँ ये +6 से नीचे जा सकता है, +5 +4 +3 0 -1 -2 कहीं तक भी जा सकता है। तो +6 में अगर सल्फर आ गया तो उसके लिए हाँ मैक्सिमम पॉजिटिव ही होती है,
मैक्सिमम पॉजिटिव ही होती है। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। मिनिमम निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इतने गेन करवा दो कि माइनस में इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम स्टेट, ये लेक्चर नंबर 2 में एक बार देख लेना, रेंज निकालना सिखाया था, ठीक है। मैक्सिमम स्टेट अगर है उससे नीचे आ सकता है लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता है। ऊपर नहीं जा सकता है मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन। ऐसे ही मिनिमम है तो ये और नीचे नहीं जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा सकता है +6 तक। तो इसके लिए क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, यानी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन। अब आया समझ? मेगा समझ में आया? जल्दी से बताओ, क्या क्लियर हुई बात? क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हो गई? तो अगर किसी भी एलिमेंट को दोनों काम करना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों साथ में ही करना है, एक ही रिएक्शन में करना है, तो वो बीच में कहीं पे हो, ताकि वो नीचे भी जा सके मिनिमम की तरफ और आगे भी जा सके मैक्सिमम की तरफ। वो बीच में होगा तभी वो दोनों डायरेक्शन में जा पाएगा। और यही तरीका है पहचानने का, ऐसे रिएजेंट ही दोनों काम कर सकते हैं। ये रिड्यूसिंग भी बन सकता है और ऑक्सीडाइजिंग भी बन सकता है। ये रिड्यूसिंग भी बन सकता है और ऑक्सीडाइजिंग भी बन सकता है। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई? चलो अभी दिखाते हैं एग्जाम्पल, क्वेश्चन बना के दिखाते हैं अभी। क्या ये बात समझ में आ गई? कार्बन बनने की कोशिश, हाँ, यस। देखो अब आगे देखना, आगे देखना। जैसे तुम्हें H2O2 पे बहुत सवाल मिलेंगे। H2O2 के देखो दोनों काम हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम के बीच में है, तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी है कि H2O2 से बन जाए H2O, और इसके लिए दूसरी पॉसिबिलिटी है कि H2O2 से बन जाए O2। जो डिस्प्रपोर्शनेशन कराए वो हमेशा ये दोनों काम करेगा कि H2O2 से बन जाए H2O या H2O2 से बन जाए O2। मतलब जब H2O2 किसी के साथ रिएक्ट करे तो साथ वाले का जो होना है वो होगा, H2O2 का खुद क्या हुआ वो सोच रहे हैं हम। तो -1 से -2 यानी इसका हुआ रिडक्शन, और रिडक्शन होने का मतलब ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। रिडक्शन होने का मतलब ये कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और इसी तरह अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एज रिड्यूसिंग एजेंट। नीट में H2O2 से इसके अलावा सवाल बहुत रेयरली पूछा जाता है, यही बात पूछी जाती है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन की जो रेंज है, ऑक्सीजन -2 से नॉर्मली 0 तक जाता है, -2 से 0 तक जाता है। पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ दिखाता है, पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ दिखाता है। तो ऑक्सीजन की रेंज ली जाती है -2 और 0। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन की मैक्सिमम 0, मिनिमम -2। अगर -1 वाला है तो वो घट के -2 की तरफ जा सकता है, -1 वाला बढ़ के 0 की तरफ जा सकता है। तो अगर किसी रिएक्शन में ये काम हो रहा है तो वो काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर किसी रिएक्शन में ये काम हो रहा है तो वो काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो जो भी डिस्प्रपोर्शनेशन है वो किसी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन कर सकते हैं। पहले I2 कहां है? सोनल तुम वो ट्रिक बोली जो हम बताने वाले हैं, शायद पहले O2 देखना होगा। तो अगर किसी रिएक्शन में कोई डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है तो वही किसी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सिर्फ ऑक्सीडेशन करके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो मैं तुम्हें अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं ऐसा, ये वाला क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन कि H2O2 इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या रोल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या रोल है। ठीक है, हाँ लेक्चर 2 देखना पड़ेगा एक बार, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक बार लेक्चर 2 को समझ लो, उसमें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, ऐसे छोटे छोटे डाउट बीच बीच में आते रहेंगे, तो अगर लेक्चर 2 देख लोगे एक बार तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें पहचानना है कि कहां पे ऑक्सीडाइजिंग है, कहां पे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कैसे पहचानते हो, देखो देखना, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। अगर किसी रिएक्शन में H2O2 कन्वर्ट हुआ H2O में, ध्यान से सुनना, H2O2 कन्वर्ट हुआ H2O में, तो उसका खुद का रिडक्शन हुआ, खुद का रिडक्शन हुआ तो उसने काम कैसे किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर किसी रिएक्शन में H2O2 से O2 बना तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ तो काम कैसे किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब पानी का क्या केस है कि पानी बहुत सारी तरह से आ सकता है, पानी बहुत सारे तरह जगहों से आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पानी हमेशा यहीं से आए। किसी भी रिएक्शन में पानी कभी भी बन सकता है, तो हम पानी को नहीं देखेंगे, हम हमेशा पहले ऑक्सीजन चेक करेंगे कि अगर H2O2 से ऑक्सीजन बना, अगर H2O2 से ऑक्सीजन बना तो इसका डेफिनेट सा मतलब है कि H2O2 कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 कैसा काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीजन नहीं बना तो पानी बन रहा होगा, पानी क्योंकि देखो हमेशा बनेगा, इसमें पानी भी बन रहा है, O2 दोनों बन रहे हैं, तो पानी के बहुत सारे अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। इस बात को समझो, जरूरी नहीं है कि पानी हर बार H2O2 की वजह से आए, पानी कहीं और से भी आ सकता है, एज अ सॉल्वेंट भी पानी हो सकता है। तो पानी पे डिसाइड ना करो, हमेशा डिसाइड करो ऑक्सीजन पे, हमेशा डिसाइड करो ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन बन रहा है तो H2O2 का ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर H2O2 का ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। समझो इस बात को कि जो भी डिस्प्रपोर्शनेट करता है उसके सामने हमेशा दो ऑप्शन है, कि किसी रिएक्शन में वो सिर्फ रिडक्शन कर जाए या किसी रिएक्शन में वो सिर्फ ऑक्सीडेशन कर जाए। जो भी डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है, हमेशा दो ऑप्शन सामने हैं, या तो रिडक्शन वाले रास्ते पे जाए या ऑक्सीडेशन वाले रास्ते पे जाए। अगर वो रिडक्शन वाले रास्ते पे गया तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा। अगर वो ऑक्सीडेशन वाले रास्ते पे गया तो उसको कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर दोनों रास्तों पे चला गया तो डिस्प्रपोर्शनेशन। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, समझ में आई इतनी बात। अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे यहां पे हो सकता है यहां से H+ और यहां का ऑक्सीजन मिलके पानी बना दे, यहां का H+ और यहां का ऑक्सीजन मिलके ये दोनों पानी बना लें, तो यहां तो कुछ बदला ही नहीं। तो पानी के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं रिएक्शन में दिखने के। तो पानी क्या है, हमेशा डाउटफुल केस है, पानी से तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो पानी कहां से आ रहा है, रिएक्शन देख के डिसाइड नहीं कर पाओगे कि पानी कहां से आ रहा है। तो हम ये वाला रास्ता देखते हैं, इस वाले रास्ते में ये देखते हैं कि अगर -1 से 0 गया, यानी अगर H2O2 से ऑक्सीजन बना तो वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये काम नहीं दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली इधर आ जाओ, क्योंकि दो ही काम है। तो अगर ऑक्सीजन बना, ऐसे याद रखो, अगर ऑक्सीजन बना तो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ऑक्सीजन नहीं बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, यानी दोनों केस में H2O2 कैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। आया समझ, आया समझ मेघा। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, फिर इस एग्जांपल पे वापस आते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, तो इसी एग्जांपल पे वापस आएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखो और अच्छे समझ में आएगा। जहां भी तुम्हें एक एग्जांपल दिक्कत है वहां दूसरा एग्जांपल समझेंगे, धीरे धीरे 2-3 एग्जांपल देखोगे तो क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन ही गिर गया, क्वेश्चन को नीचे ले आए क्या, अब दिख रहा है,
क्या क्वेश्चन अब साफ साफ दिख रहा है? लो, ठीक है, देखो, समझो समझो समझो। वो रिएक्शन जहां पे H2O2 काम कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डायरेक्टली मत सोचो, डायरेक्टली कभी मत सोचो, क्योंकि डायरेक्टली तो मैं रटना पड़ेगा, रटना का काम थोड़ा बेकार है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के सामने दो रास्ते हैं, -1 से चला जाए -2 पे, या फिर -1 से आ जाए 0 पे। यही दो रास्ते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के सामने। कोई बात नहीं मेगा, दोबारा से देखते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के सामने दो रास्ते हैं। अगर वो इस रास्ते पे आया, -1 से 0 बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन यानी कि बना रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो -1 से -2 आया, ऑक्सीडेशन नंबर घटी का मतलब रिडक्शन, तो बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक रिएक्शन में पानी बहुत वजहों से आ सकता है। जैसे देखो, पानी यहां भी है, पानी यहां भी है, पानी इसमें भी कहीं ना कहीं KOH के अंदर पानी है, और पानी यहां भी है। तो पानी के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, पानी अलग अलग वजहों से आ सकता है। तो पानी से डिसाइड मत करो, डिसाइड इस बात से करो क्या ऑक्सीजन बना या नहीं बना। देखो, ऑक्सीजन नहीं बना, ऑक्सीजन नहीं बना, ऑक्सीजन नहीं बना, ऑक्सीजन सिर्फ इस रिएक्शन में बना, ऑक्सीजन सिर्फ इस रिएक्शन में बना, यानी इस रिएक्शन में डेफिनेटली काम कर रहा है कैसे, एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 में तुम्हें ये कंफ्यूजन रहेगा कि ये वाला कंसीडर करो या ये वाला लो या ये वाला लो। इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि पानी को हमेशा पहली प्रायोरिटी मत दो, पानी को पहली प्रायोरिटी मत दो, क्योंकि पानी अलग अलग जगहों से आ सकता है। पहली प्रायोरिटी किसको दो, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन आया तो डेफिनेटली रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन नहीं आया इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझ में आया, अब समझ में आया। मैंने बोला है हमेशा कि अगर एक एग्जांपल समझ में नहीं आएगा तो दूसरे से डेफिनेटली आएगा, दूसरे से नहीं आएगा तो तीसरे से आएगा, तीसरे से नहीं आएगा तो ऐसे करते करते हजारवे से आएगा, लेकिन आएगा, बाहर नहीं जाएगा। इसी को दूसरी तरह से कैसे देखते हैं, अब दूसरा तरीका भी देख लो, दूसरा तरीका देखो, लेकिन ये तरीका थोड़ा मेहनत वाला है, इसलिए मैंने पहला तरीका सिखाया, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पहला तरीका ज्यादा अच्छा है, उसमें मेहनत कम है, दूसरे तरीके में मेहनत ज्यादा है। दूसरे तरीके में क्योंकि हम H2O2 था कंफ्यूजिंग है, तो हम दूसरे से डिसाइड कर लेते हैं कि भैया PBS में देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कैसा बना, रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग है तो साथ वाला डेफिनेटली कैसा बना, ऑक्सीडाइजिंग। एक रिड्यूसिंग है तो साथ वाला कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। तो दूसरा तरीका ये है कि साथ वाले का नेचर निकाल लो, साथ वाले के नेचर का उल्टा नेचर H2O2 का हो जाएगा। समझ में आई बात, साथ वाले का नेचर निकाल लो और जो भी साथ वाले का नेचर है उसका उल्टा H2O2 का नेचर हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो Ag +1 0, +1 से 0 रिडक्शन, +1 से 0 रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब ये क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो साथ वाला क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो साथ वाला कितना हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा बस गिफ्ट है, भगवान का गॉड गिफ्ट है। ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर सबको, क्या दूसरा तरीका समझ में आ गया, क्या दूसरा तरीका समझ में आया, क्या दूसरा तरीका समझ में आ गया। लेकिन पहला तरीका ज्यादा अच्छा है, पहला तरीका ज्यादा अच्छा है। अब इसमें भी तुम वही काम कर सकते थे, अगर तुम H2O2 से नहीं सोचना चाहते हो तो भाई इसका हो रहा है रिडक्शन, ये रिडक्शन है तो ये बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। साथ वाला जो भी उसका अपोजिट नेचर H2O2 का। चलो बढ़िया बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि क्या हो रहा है, इसमें बताना है क्या हो रहा है।
कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कमांड होनी बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कमांड नहीं है तो भाई फिर प्रॉब्लम होगी। फिर से बोलूंगा, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस डिस्कस किया है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरी केमिस्ट्री के, सिर्फ फिजिकल के नहीं, पूरी केमिस्ट्री के। +1 +2 0, जिसका ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है। +6 +7 +4, जिसका ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है। +7 -2 +6 +4 0, ना रिडक्शन Mn का हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का हो रहा है। रिडक्शन दोनों जगह Mn का रिडक्शन ही हो रहा है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। Mn +7 Mn +2 ये बना +4, रिडक्शन इस वाले का हो रहा है, ऑक्सीडेशन इस वाले का, दोनों डिफरेंट स्टेट हैं, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। तो कौन से है? 1 और 2। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी सही आंसर। दिख नहीं रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिख रही है? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहां पे +2, यहां पे 0। +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन, तो ये हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन है। दूसरे एग्जाम्पल पे आओ। ये आएगा +6, ये आएगा +7, ये आएगा +4। 6 से 7 ऑक्सीडेशन, 6 से 4 रिडक्शन, तो ये वाला भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। अब दिख रहा है? क्या क्वेश्चन अब दिख रहा है? क्या क्वेश्चन अब दिख रहा है? इस वाले में अगर देखेंगे, इस वाले में अगर देखेंगे तो KMnO4 +7 से +6 और +7 से +4, और ऑक्सीजन जा रहा है -2 से 0। Mn का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। जब अलग अलग एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती है, वो हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती है। इसमें देखें तो Mn +7 Mn +2 ये रिड्यूस हो रहा है +4 में, अलग वाला Mn रिड्यूस हो रहा है और अलग वाला Mn ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये भी हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। आया समझ? क्या समझ में आया? प्रपोर्शनेशन बस एक बात पे फिक्स रहो, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो वही एलिमेंट रिड्यूस हो, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो वही एलिमेंट रिड्यूस हो, तो डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा। अब समझना बच्चों, बैलेंसिंग कैसे की जाती है? बैलेंसिंग कैसे की जाती है? देखो, बैलेंसिंग का जो बेसिक आइडिया वो ये है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करते करते स्टेप याद रह जाएंगे।
देखो एक छोटा सा तरीका समझाता हूं, ध्यान देना, एक छोटा सा तरीका समझाता हूं, फिर इन पॉइंट्स की बात करेंगे। मान लो मेरे पास Cr2O7 है, इससे बन रहा है क्रोमियम, इससे बन रहा है क्रोमियम, ठीक है। तो सबसे पहला काम यह होता है कि हम उन बाकी एटम को बैलेंस करते हैं। ये तो मैं कभी भी एग्जाम में करना नहीं होगा, ये सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि जो डायरेक्ट तरीका है उसके लिए आना जरूरी है, एक बार तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि करते कैसे। तो सबसे पहले जो बाकी एटम है, बाकी मतलब इन दोनों को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी बाकी एटम है उनको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। एक दो क्रोमियम यहां पे है तो यहां पे लगा दिया 2। फिर बाकी एटम जब एक बार बैलेंस हो गए उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन एटम का। इधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 0, तो जिधर की तरफ ऑक्सीजन कम है उधर उतने वाटर जोड़े जाते हैं, उधर उतने वाटर जोड़े जाते हैं। फिर एक बार ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन एटम को हमेशा, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो, हर एक मीडियम में हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे H+ से। तो इधर की तरफ अगर देखें तो 14H+ है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर की तरफ जोड़ दिए 14H+। नेट चार्ज देखो 14 - 2 12 पॉजिटिव का चार्ज इधर है, नेट चार्ज देखो तो 6 पॉजिटिव का चार्ज इधर है। जिधर भी चार्ज कम होता है और जिधर चार्ज ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर चार्ज अनबैलेंस्ड है इसका मतलब हाफ रिएक्शन है, उसके लिए जोड़े जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये सीक्वेंस होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का। क्लियर है? ये सीक्वेंस होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का। सीक्वेंस समझ में आ गया? सेम रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है तो जितने H+ हैं उतने OH- दोनों तरफ ऐड करो। इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत हमेशा एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस करके करते हैं, बट सेम रिएक्शन अगर तुम्हें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है तो जितने H+ है उतने ही OH- दोनों तरफ जोड़ दो। 14 + 14, तो ये बन गया 14 वाटर। एनसीईआरटी में इसके लिए दूसरा तरीका है, वो फालतू का है। फालतू का मतलब थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए ऐसे करें 14H+, 14OH, 14 वाटर। अभी भी अगर तुम देखोगे तो 7 पानी इधर से माइनस कर लो, तो वही सेम रिएक्शन बैलेंस हो गई मीडियम को बेसिक दिखाते हुए। वही सेम रिएक्शन बैलेंस हो गई मीडियम को बेसिक दिखाते हुए। अभी भी देखोगे तो दोनों तरफ का चार्ज और दोनों तरफ के एटम बैलेंस है, दोनों तरफ का चार्ज और दोनों तरफ के एटम बैलेंस है। बता रहा हूं, देखो करना क्या है हमें कि पहले हमें सारे एटम को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर। H+ का मतलब है मीडियम एसिडिक, OH- का मतलब है मीडियम बेसिक। तो तुमसे अलग अलग मीडियम में पूछा जाता है। हम शुरुआत हमेशा कर रहे हैं कि कैसा भी मीडियम हो, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, हाइड्रोजन के लिए दोनों तरफ H+ से ही करेंगे। हर मीडियम में पहले H+ लगाएंगे, जैसे हाइड्रोजन के लिए H+ लगाया, फिर चार्ज को बैलेंस किया, ये एक बैलेंस रिएक्शन मिल गई। जब एक बार रिएक्शन बैलेंस हो गई, फिर अगर क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि भाई बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग बताओ, अभी मीडियम कैसा दिख रहा है? एसिडिक, क्योंकि H+ दिख रहा है। तो बेसिक बनाने के लिए जितने H+ हैं उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड करेंगे, दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ ऐड या हटाने से फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंसिंग पे। तो दोनों तरफ ऐड करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब H और OH को मिला के पानी बना दिया 14H2O। 7 H2O इधर थे, उन 7 को इधर लाके माइनस कर दिया तो 7 H2O बचे। तो यही सेम रिएक्शन अब किस मीडियम में दिख रही है? अब ये दिख रही है बेसिक मीडियम में। अब ये दिख रही है बेसिक मीडियम में। आई बात समझ? अब यही रिएक्शन दिख रही है बेसिक मीडियम में। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? तो ये बड़ा तरीका है रिएक्शन को बैलेंस करने का, ये बड़ा तरीका है रिएक्शन को बैलेंस करने का। बट एटलीस्ट तुम्हें इन सारे स्टेप का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कब किसकी मदद से किस एटम को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को हमेशा वाटर की मदद से, हाइड्रोजन को हमेशा H+ की मदद से, कोई चार्ज अगर है तो उसको इलेक्ट्रॉन की मदद से।
चार्ज जब भी आएगा उसको इलेक्ट्रॉन की मदद से। अब तरीका समझो। ये काम हमने 9th में किया है नहीं किया है? ये काम हमने 9th में किया है या नहीं किया है कि हम वैलेंसी को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके कंपाउंड बनाते हैं? ये काम हमने 9th 10th में किया है ना? वैलेंसी को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके कंपाउंड बनाते हैं, राइट? अब अगर सोचो एक और काम। चलो इसको मैं एक रिएक्शन से लेता हूं। क्या बच्चों मुझे तुम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एन फैक्टर बता सकते हो? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एन फैक्टर बता सकते हो? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एन फैक्टर नाइट्रोजन का हो जाएगा एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6। एन फैक्टर हाइड्रोजन का हो जाएगा एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2। अभी सिखा रहे मेगा, वो स्कूल वाला तरीका बहुत बड़ा तरीका है। स्कूल वाला जो तरीका है वो बहुत बड़ा तरीका है और तुमसे एग्जाम में कभी भी, नीट के एग्जाम में तो कभी भी वो तरीका नहीं पूछा जाएगा। हाँ बढ़िया, जरा देखो जब तुम इसको बैलेंस करते हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, हम डायरेक्टली कई बार बैलेंस कर चुके हैं, सिंपल सी रिएक्शन है, राइट? यहां पे अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 नाइट्रोजन प्लस 6 हाइड्रोजन आएगा। तो ध्यान से अगर देखते हो, ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, हाइड्रोजन का एन फैक्टर नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट बना। हाइड्रोजन, हाँ बैलेंसिंग के क्वेश्चन आते हैं नीट में, अभी दिखा रहा हूं कैसे आते हैं। हाइड्रोजन का जो एन फैक्टर है वो नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट बना और नाइट्रोजन का जो एन फैक्टर है वो हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट बना, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वहां भी, जो एक कॉन्सेप्ट है, हर जगह काम करेगा। वैलेंसी क्रॉस होके स्टोइचियोमेट्री बनती है। वैलेंसी का तिरछा गुणा, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही स्टोइचियोमेट्री बनाता है। तो यहां पे भी अगर एन फैक्टर वैलेंसी दिखाता है तो तुम किसी भी 2 के एन फैक्टर को लो और इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करो, तुम्हारे कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। फिर वहां पे तुक्का लगा के बैलेंस करना बहुत आसान हो जाता है। समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आई? जैसे एक छोटी सी रिएक्शन में बैलेंस करके दिखाता हूं, देखना। देखना, मुझे एक काम कर दो, अमोनिया और ऑक्सीजन का एन फैक्टर बता दो। मुझे अमोनिया का और ऑक्सीजन का एन फैक्टर बता दो। अमोनिया और ऑक्सीजन का एन फैक्टर बता दो। अमोनिया और ऑक्सीजन का एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर का दूसरा एप्लीकेशन है जहां पे हम बैलेंस कर पाएंगे। एन फैक्टर दूसरा एप्लीकेशन है जहां पे हम बैलेंस कर पाएंगे। अमोनिया और ऑक्सीजन का एन फैक्टर, अमोनिया और ऑक्सीजन का एन फैक्टर। और ऐसा नहीं है काम तुम सिर्फ रिएक्टेंट में कर सकते हो, तुम कोई भी 2 ले लो, कोई भी 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी 2 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई से भी 2 लेके। अमोनिया देखो -3 से +2, चेंज देखो -3 से 2, कितने का चेंज है? अरे एन फैक्टर निकालो यार जल्दी, एन फैक्टर कितना आएगा? एन फैक्टर कितना आएगा? वेट कर लेते हैं एन फैक्टर का, एन फैक्टर का वेट कर लिया जाए। बेटा देखो कमांड चाहिए, हमें कमांड चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर। अभी तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिखता हूं, लेकिन तुम्हें ये दिखना चाहिए। अमोनिया का एन फैक्टर, बैठ जाए क्या थोड़ी देर, सो क्या है तब बताओगे? अमोनिया का एन फैक्टर
कहाँ गायब हो गए? अमोनिया का एन फैक्टर, चलो मैं ही निकालता हूं फिर। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का एक एटम है जो -3 से +2, तो चेंज आया 5 का। ऑक्सीजन के 2 एटम है जो 0 से -2, चेंज आया 4 का। चेंज आया 4 का, 5 और 4, 5 और 4, इसका 4 इधर, इसका 5 इधर, इसका 4 इधर और इसका 5 इधर, तो 4 और 5 इतना मिल गया, 4 और 5 इतना मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग बाकी सोच लो, अब इसके अकॉर्डिंग बाकी सोच लो कि भैया 4 नाइट्रोजन है तो यहां पे 4 होना चाहिए, 12 हाइड्रोजन है तो यहां पे 6 होना चाहिए। तो 2 तुम्हें मिल जाएंगे, बाकी तुम्हें सोचने होंगे, 2 तुम्हें मिल जाएंगे, बाकी तुम्हें हिट एंड ट्रायल करके सोचने होंगे। नहीं समझ में आया? देखो एन फैक्टर समझ में आया? नाइट्रोजन का एक एटम और चेंज है 5 का, ऑक्सीजन का 2 एटम, चेंज है 2 का, ये समझ में आया? अब ये जो एन फैक्टर है ये इसके आगे लगाओ, ये जो एन फैक्टर है ये इसके आगे लगाओ। जो अमोनिया का एन फैक्टर है वो ऑक्सीजन के आगे लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो ऑक्सीजन का एन फैक्टर है वो अमोनिया के आगे लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया? समझ में आया? क्रॉस करने तक एन फैक्टर आया तो उसको तिरछा गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब इसके बाद बाकियों के लिए सोच लेंगे। हमें 2 मिल गए तो इनको फिक्स कर दो, इनको हमने चिपका दिया, अब ये नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदलेंगे। अब देखो नाइट्रोजन के कितने एटम है? 4 एटम। नाइट्रोजन के कितने एटम है? 4 एटम। तो नाइट्रोजन के इधर भी कितने होने चाहिए? 4। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे 10th वाले तरीके से। इसके अकॉर्डिंग बाकी पूरी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कि अगर यहां पे नाइट्रोजन 4 है तो बैलेंस रिएक्शन में यहां भी नाइट्रोजन 4 होना चाहिए। अगर यहां पे हाइड्रोजन 12 है तो बैलेंस रिएक्शन में यहां भी हाइड्रोजन 12 होने चाहिए। तो बाकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी जब तुम्हें 2 के कोएफिशिएंट मिल जाएंगे। और कई बार ऑप्शन जब आते हैं तो उनमें इन्हीं 2 से काम चल जाएगा। ऑप्शन जब आता है तो उसमें इन्हीं 2 से काम चल जाएगा। देखो यहां पे देखो, यहां पे देखो, नीट का सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं। अभी तो समझाया था, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर में था। वैलेंसी ही क्रॉस होके स्टोइचियोमेट्री बनती है, वैलेंसी ही क्रॉस होके स्टोइचियोमेट्री बनती है। ये देखो, जो नाइट्रोजन की वैलेंसी थी वो हाइड्रोजन की स्टोइचियोमेट्री बना, जो हाइड्रोजन का वैलेंसी है वो नाइट्रोजन की स्टोइचियोमेट्री बना। तो वैलेंसी ही क्रॉस होके स्टोइचियोमेट्री बनती है। समझ में आई बात? इसलिए हम एन फैक्टर को इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं। ये नीट का सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल नीट एग्जाम में आते हैं, ऐसे सवाल नीट एग्जाम में आते हैं। MnO4 7 से खटके गया 2 में, कार्बन ऑक्सीडाइज होके गया 4 में। बस ये ध्यान रखो कि एन फैक्टर ही रेशियो बन जाता है स्टोइचियोमेट्री का। चलो ट्राई करो इसको। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, अभी मैं लिख रहा हूं, आगे के लिए मैं चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर खुद से निकाल सको। अभी तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं, बट आगे के लिए मैं चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर खुद से निकाल सको, ऑक्सीडेशन नंबर खुद से निकाल सको। सबसे पहले एन फैक्टर निकाल लो, सबसे पहले एन फैक्टर निकाल लो। जब एन फैक्टर निकले तो मुझे चैट में बताना, एन फैक्टर निकल आए तो मुझे चैट में बताना। एन फैक्टर निकल आया?
हाँ बहुत बढ़िया, एन फैक्टर देखो बिल्कुल सही आया है, एन फैक्टर तो भाई बिल्कुल सही आया है, इसका मतलब एन फैक्टर तो आप निकाल लोगे। अब बस इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ, इसका एन फैक्टर इसके आगे, इसका एन फैक्टर इसके आगे, ये दो फिक्स हो गए, फिक्स हो गए मतलब इनका रेशियो फिक्स हो गया। जरूरी नहीं कि हमेशा 2 और 5 हो, लेकिन रेशियो 2 और 5 ही रहेगा। ये 4 तो ये 10 भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी रेशियो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 4 तो ये 10 भी हो सकता है, ये 10 ये 8 तो उसके अकॉर्डिंग ये भी, लेकिन इनका रेशियो 2:5 है। समझना इस बात को, बैलेंस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हो सकता है कभी कभी तुम्हें 2 और 5 ना दिखे, लेकिन इनका रेशियो 2 और 5 का ही रहेगा। ये 4 आएगा इसके आगे, तो इसके आगे 10 आना ही आना है। ये वैसा हुआ कि पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो रिएक्शन में क्योंकि हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो हो सकता है तुम्हें कई बार वो कोफिशिएंट ना दिखे, लेकिन रेशियो हमेशा वही दिखेगा। और यही बात समझाना चाह रहा था, यही बात समझाना चाह रहा था कि नीट के लेवल के क्वेश्चन में तुम्हें इतने से ही आंसर मिल जाता है। एक ही ऑप्शन है जो इसको फुलफिल कर रहा है, एक ही ऑप्शन है जो इस बात को फुलफिल कर रहा है। तुम्हें बाकी बैलेंस करने की जरूरत शायद पड़े ही ना नीट एग्जाम में, तुम्हें बाकी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत शायद नीट एग्जाम में ना पड़े। करना चाहो तो Mn2 है, यहां पे Mn2 हो गए, कार्बन 10 है, यहां पे 10 हो गए, उसी अकॉर्डिंग वाटर और H+ बैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ? ये बात समझ में आ गई बैलेंस कैसे होगी रिएक्शन? थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, 2-4 एग्जाम्पल और करने हैं, थोड़ा डाउट आएंगे उनको डिस्कस करेंगे और फिर क्लियरिटी और बढ़ेगी। एन फैक्टर का एप्लीकेशन समझ में आ गया? पहले ये बताओ। चलो ठीक है, मतलब क्या मैंने बोला वो समझो, कौन सी बात का मतलब क्या बोला? मतलब हमने ये बोला है भैया कि जैसे ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, तो बैलेंस करने के बाद मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा 8 अमोनिया, ये बन जाएगा 10 ऑक्सीजन, ये बन जाएगा 8 NO और ये बन जाएगा 12 H2O। बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो सकता है तुम्हें जो ऑप्शन हो ये वाले नंबर ना देके ये वाले नंबर दिए हो सकता है ना ऑप्शन में ये ना लिख के उन्होंने यली रिएक्शन के बारे में की हो, तो कॉफिशिएंट अलग अलग दिख सकते हैं। तुम्हें 4 और 5 की जगह हो सकता है 8 और 10 दिख जाए ऑप्शन में, लेकिन रेशियो जब भी निकालोगे वो फिक्स रहेगा, वो 4 और 5 का ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। रेशियो 4 और 5 का यहां भी है, 8 और 10 का रेशियो निकालोगे वो भी 4 और 5 का होगा। तो 2 के कॉफिशिएंट निकालते हैं, उसकी मदद से ऑप्शन चेक करते हैं और हमें हमारी बैलेंस इक्वेशन के कॉफिशिएंट मिल जाते हैं। आई बात समझ? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं एन फैक्टर की मदद से? चलो फिर आज इतना ही करेंगे। अब अगली बार हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेके मिलेंगे, एक क्वेश्चन का डिस्कशन रखेंगे और इसमें तीनों चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे, मोल वाले भी, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले भी और रेडॉक्स रिएक्शन वाले भी। तो कोशिश करो 1-2 दिन में ये 3 चैप्टर कवर करो अपने, मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो आगे आने वाला सेशन है उसमें इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन लेके मिलेंगे। ठीक है बच्चों? एक बार सारे लेक्चर रिवाइज कर लो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, जिन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखा वो ऑक्सीडेशन नंबर को रिवाइज कर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो मन लगा के, पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे इस बार नीट का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो अगली बार मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी आके बताओगे सर हमारा ये रिजल्ट आया, सर मेरे केमिस्ट्री में इतने आए या उतने आए। बेटा अगला जो सेशन होगा, अगला जो भी सेशन होगा तो उसमें बता दूंगा कब हमारे पास टेस्ट क्वेश्चन डिस्कशन सेशन कब रखूंगा। 3 चैप्टर है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लूंगा भी, क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करूंगा, तुम चैप्टर प्रिपेयर करो। मैं नीट लेवल के हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन लाऊंगा, लगभग 30-45 क्वेश्चन, उनको हम डिस्कस करेंगे तीनों चैप्टर के, ताकि वो चैप्टर भी रिवाइज हो जाए और कॉन्सेप्ट एक बार ब्रश अप हो जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहो ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।